हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं इकोलॉजी यूनिट का अगला चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली वो लेवल है जिस पे नेचर काम करता है। ठीक है, नेचर में आप देखेंगे कई सारे काम होते हैं, चीज़ों के बनने से लेकर चीज़ों के डिस्ट्रक्शन तक, है ना। ये सारे काम नेचर में होते हैं और ये इकोसिस्टम के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। मतलब नेचर जो है वो इकोसिस्टम के लेवल पे फंक्शन करता है ना। फंक्शनल यूनिट मतलब इकोसिस्टम के ही लेवल पे नेचर का फंक्शन आपको देखने को मिलता है। अब जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उस इकोसिस्टम को कहते हैं जो कि जमीन पे हो, जैसे फॉरेस्ट हो गया, है ना। जैसे हमारा क्रॉप फील्ड हो गया, मतलब जो खेती हम करते हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम वो बन जाता है ना। खेत जो है हमारा वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। तो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, खेत हो गया, है ना, क्रॉप फील्ड। तो ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि पानी के अंदर हो, जैसे पॉन्ड हो गया यानी तालाब, और लेक यानी झील हो गई। ठीक है। मैन मेड इकोसिस्टम। अब मैन मेड इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जैसे कि जो क्रॉप फील्ड मैंने बताया, है ना। जो खेत होता है वो एक टेरेस्ट्रियल मैन मेड इकोसिस्टम है ना। जबकि जो फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल मैन मेड नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ठीक है। और जो मैन मेड है ये एक्वेटिक भी हो सकता है, जैसे एक्वेरियम जो है वो एक इकोसिस्टम है जो कि मैन मेड है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है। तो एक्वेरियम एक एक्वेटिक मैन मेड इकोसिस्टम है और क्रॉप फील्ड जो है वो एक टेरेस्ट्रियल मैन मेड इकोसिस्टम है। अब ये सब कॉमन टर्म है, ये तो आपको आते ही है। ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन अगला टर्म है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। जब आप एक फॉरेस्ट को देखते हैं, एक फॉरेस्ट के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर की ओर आपको ट्रीज दिखते हैं जो कि सबसे बड़े होते हैं। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको श्रब्स देखने को मिलेंगे। श्रब्स के नीचे आपको हर्ब्स देखने को मिलेंगी। श्रब्स क्या है? झाड़ियाँ। हर्ब्स जो है वो बहुत ही छोटे पेड़ होते हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं, लेकिन श्रब्स से छोटे होते हैं। झाड़ियों से छोटे वाले पेड़ जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। उसके बाद आती है ग्रासेस, यानी घास जो होती है वो सबसे छोटी होती है। ये स्ट्रेटिफिकेशन है। मतलब कोई चीज अगर आप फॉरेस्ट में देखोगे तो ये अगर पेड़ है तो फिर ये होता है, ये पेड़ है तो ये श्रब हो गया, है ना, ये हर्ब हो गया, और यहाँ पे छोटी सी ग्रासेस है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पीसीज का किसी एक इकोसिस्टम में, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है। अब आते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो जो इकोसिस्टम होता है इसके चार फंक्शनल अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, चार इसके कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अच्छा, बायोमास क्या होता है? बेसिकली आप समझ लो कोई भी चीज जो प्रोड्यूस हो रही है ना। एक सेब बन रहा है, किसी पेड़ के ऊपर एक सेब बन रहा है, किसी पेड़ के ऊपर केला बन रहा है ना, किसी पेड़ के ऊपर पत्तियां आ रही हैं, ये बायोमास है। तो जो बायोमास प्रोडक्शन का रेट होता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये नापा कैसे जाता है? तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पे नापा जाता है ना। कि ग्राम हो गया कि जैसे 100 किलो, 100 ग्राम मान देते हैं, है ना। 100 ग्राम का एक एप्पल है तो 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसे कुछ यूनिट हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। या फिर अगर हम एनर्जी के टर्म में नापेंगे तो किलो कैलोरी को यूज करते हैं। देखो ग्राम क्या है? मास के टर्म में। एनर्जी के टर्म में किलो कैलोरी यूज करते हैं। तो उस सेब के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं 100 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी की यूनिट होती है। अब प्रोडक्टिविटी दो होती है। पहली है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि है क्या? बायोमास प्रोडक्शन बाई प्लांट्स, या कह लो प्रोड्यूसर्स, है ना। जो पेड़ होते हैं इनके द्वारा जो बायोमास प्रोड्यूस होता है उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्योंकि यही एक अकेले ऐसा है जो कि सनलाइट को यूज कर फोटोसिंथेसिस करके और बायोमास प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी सब तो पेड़ों पे ही डिपेंड है। तो इसी वजह से प्लांट्स जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है। अब जो बायोमास प्रोड्यूस होता है, या कह लो प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है, ये दो तरह की होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे जीपीपी कहते हैं। जीपीपी क्या है? टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा टोटल बायोमास कितना प्रोड्यूस हुआ। अब जितना प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया उसमें का कुछ बायोमास प्लांट्स खुद यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। भाई अगर फोटोसिंथेसिस उन्होंने की है तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का काफी ज्यादा हिस्सा उन्होंने अपने पास भी तो रखते हैं, है ना। तो जो प्लांट्स अपने यूज करने के लिए बायोमास जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से जो प्लांट्स खुद यूज कर देते हैं उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी टोटल जितना प्रोड्यूस हुआ है उसमें से जब हम आर माइनस कर देते हैं तो आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। एनपीपी क्या है? वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो कि जैसे टोटल प्रोडक्टिविटी जितनी थी उसमें से हमने वो हिस्सा माइनस कर दिया जो पेड़ों ने खुद के लिए यूज कर लिया। ठीक है। यहाँ पे आर को हम रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं। ठीक है। तो आर वो हिस्सा है जो कि पेड़ों ने अपने लिए यूज कर दिया। ठीक है।
अच्छा, एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरी दुनिया का अगर हम पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें लिविंग हैं उनका हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखें तो 170 बिलियन टन की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरी दुनिया का, होल बायोस्फीयर का। ठीक है, अब इसमें से ओशियन का कंट्रीब्यूशन 55 बिलियन टन का होता है, और अगर आप 170 में से 55 माइनस कर दें तो लैंड का आ जाएगा, जो कि है 115 बिलियन टन का कंट्रीब्यूशन होता है लैंड का। ठीक है, तो अच्छा, ओशन वैसे अर्थ पे देखो 70% वाटर है, ओशन बहुत ज्यादा है लैंड के कंपैरिजन में, फिर भी इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कम होते हैं, ओशंस में कम पाए जाते हैं, और ओशंस में सनलाइट जो है वो काफी ऊपर तक ही रहती है, मतलब अंदर तक काफी जा नहीं पाती है। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं, और लैंड पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो पेड़ों ने प्रोड्यूस की, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर, मतलब जिसने पेड़ों को खाया उसने जो प्रोड्यूस किया वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। अब देखो क्या है कि जैसे हम खाते हैं पेड़ों को, तो अब नहीं मान लेते हैं, ग्रास ऊपर का ले लेते हैं, है ना, जैसे एक पेड़ था, पेड़ को ग्रास ऊपर ने खाया, अब ग्रास ऊपर को किसी फ्रॉग ने खा लिया, तो फ्रॉग के लिए जो प्रोडक्शन है उस वो क्या है, ग्रास ऊपर है। तो यहाँ पे जो फ्रॉग जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ग्रास ऊपर को खा रहा है, और ग्रास ऊपर यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस करके फ्रॉग को दे रहा है, जो कि बेसिकली अपना पूरा का पूरा उसका शरीर है ना। ग्रास ऊपर का पूरा शरीर जो है वो बेसिकली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, किसके लिए, फ्रॉग के लिए, है ना। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो कंज्यूमर्स पैदा करें। वैसे तो हम तो कुछ ऐसा है नहीं कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो बना नहीं पाते हैं हम, है ना, लेकिन वही है कि हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर मांस बढ़ता है, और अगर हम ही को कोई खा लेता है तो वो हमारा बेसिकली हम किसी के लिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गए। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। तो मैंने कहा कि इकोसिस्टम 4 लेवल पे काम करता है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी यानी चीजों को बनाना, दूसरा लेवल होता है चीजों को खत्म करना यानी डीकम्पोजिशन, तो बनाया गया और खत्म किया गया। सेकंड लेवल है डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन में डेट्राइटस क्या होता है, मटेरियल विच इज डीकम्पोज्ड, मतलब ऐसी चीज जिसको डिकम्पोज करना है या फिर खत्म करना है, उसको हम डेट्राइटस कहते हैं। तो जैसे एक पत्ती गिर गई पेड़ से, और वो पेड़ की पत्ती जो है धीमे धीमे सड़ जाएगी, तो जो पत्ती है वो डेट्राइटस है। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करता है, विच डू द डिकम्पोजिशन, उसको डेट्राइटिवोर कहते हैं। जैसे पेड़ की जब पत्ती गिरती है तो जो ग्रास ऊपर है या फिर जो लार्वा होते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं उस पत्ती को, तो वो जो लार्वा है या ग्रास ऊपर है वो क्या है, एक तरह का वो डेट्राइटिवोर है। समझ में आया। तो ऑर्गेनिज्म विच डू द डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन करते हैं उनको डेट्राइटिवोर कहा जाता है। डिकम्पोजिशन में कितने 5 स्टेप होते हैं हमारे सामने। पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ब्रेकिंग डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे टुकड़ों में डेट्राइटस को तोड़ देना, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब जब तोड़ दिया जाता है उसके बाद सेकंड स्टेप होता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और सॉइल के अंदर वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यानी बैठ जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, है ना। अनअवेलेबल मतलब वो अब हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स चले गए, लेकिन जो वाटर इनसॉल्युबल हैं वो अभी भी उस वहीं पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेप आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को और ही ज्यादा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अब ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, बेसिकली मान लेते हैं एक पत्ती गिरी थी, तो पत्ती को पहले छोटे पार्ट में तोड़ा गया जो कि है फ्रेगमेंटेशन, फिर उस पत्ती का जो भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स थे वो अंदर चले गए, मतलब अर्थ में चले गए, वो हो गई लीचिंग। फिर पत्ती में जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं या फंगस होते हैं, ये क्या करते हैं, जो पत्ती होती है उसकी एक एक चीज को तोड़ेंगे, है ना, उसकी जो एक एक सेल है उसके उस सेल के सेल वॉल को तोड़ देंगे, उस सेल के न्यूक्लियस को तोड़ देंगे, इस तरीके से एक एक सेल को वो पूरी तरीके से डिग्रेड करेंगे। ठीक है, और उससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, निकलेंगे। ठीक है, फिर आता है अगला स्टेप ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस एक डार्क कलर का सब्सटेंस होता है ना, काफी डार्क कलर का सब्सटेंस होता है और बहुत ही ज्यादा टफ होता है ह्यूमस को डिग्रेड करना, है ना। ह्यूमस वाली स्टेज जब आ जाती है तो डिकम्पोजिशन बहुत धीमे धीमे होता है। और आखिरी स्टेप है मिनरलाइजेशन। अब उस पत्ती का क्या होगा, रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। वो जो पत्ती का ह्यूमस बन गया है उस ह्यूमस में से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का निकल जाना और अर्थ के अंदर या फिर मिट्टी के ऊपर चले जाना। ठीक है, इसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो मिनरल्स का, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का या मिनरल्स का निकल जाना। ठीक है, तो ये 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन में। तो ये हो गया दूसरा चीज, है ना। फर्स्ट पेज यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं, हाँ, ह्यूमस और ये दो चीज और यहाँ पे पढ़ दो।
जो ह्यूमस होता है ये हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया फंगस हो गए, उनके एक्शन से रेजिस्टेंट होता है, तो तोड़ नहीं पाते हैं ह्यूमस को, ठीक है। डिकम्पोज होता है बहुत ही स्लोली, है ना, बहुत धीमे धीमे डिकम्पोज होता है। और ह्यूमस को रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि जो भी वाटर इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे ह्यूमस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो होता है, अगर हॉट और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो तेज होगा डिकम्पोजिशन, ऑब्वियसली तेज होगा, क्योंकि जो हॉट और मॉइस्ट कंडीशन है, यानी थोड़ी नमी वाली कंडीशन, थोड़ी गर्म कंडीशन जो है, ये बैक्टीरिया और फंगस के ग्रो करने के लिए परफेक्ट होती है, तो इसी वजह से तेज होगा। अगर डेट्राइटिस के अंदर काइटिन और लिग्निन होता है तो काइटिन और लिग्निन को तोड़ना टफ होता है, और इसी वजह से अगर काइटिन और लिग्निन है तो डिकम्पोजिशन जो होता है वो स्लो होता है, धीमा होता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखें। अब आता है हमारे पास तीसरा, एनर्जी फ्लो, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी फ्लो, तो हमारे पास तीसरा है कंपोनेंट इकोसिस्टम का, जो कि फंक्शन करता है जिस लेवल पे, वो है एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी का फ्लो होना। लेस देन 50% ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी पार। पार को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब ये वो रेडिएशन है या वो लाइट है जिससे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो देखो, जो सनलाइट है, सनलाइट का सिर्फ 50% लाइट ही फोटोसिंथेसिस के काबिल है। अब उस 50% में भी जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं ओनली 2 to 10% ऑफ पावर, यानी जो 50% है उसका भी 2 से 10% ही जो है प्लांट्स यूज कर पाते हैं। उसी 2 से 10% में पूरी जिंदगी चल रही है, ठीक है, पूरा अर्थ चल रही है। इकोसिस्टम फॉलोज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इकोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉस को फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी है वो ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, और दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो एंट्रोपी है वो बढ़ती जाती है ना। और ये दोनों लॉ आपको देखने को मिलेंगे इकोसिस्टम में। भाई डेट्राइटिस को जब हम तोड़ रहे थे तो देखो आप, हमने क्या किया था, फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया था। एक पत्ती थी, एक पूरी पत्ती थी, और उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो बढ़ी ना एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ गई ना। और जो न्यूट्रिएंट की वो होती है, साइकिलिंग होती है ना। अभी आप पढ़ोगे एक न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है कि एक्स्ट्रा एनर्जी बन जाए या एक्स्ट्रा एनर्जी खत्म हो जाए, है ना। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो वो भी फॉलो होता है, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का प्लेस इन इकोसिस्टम, खाने के तौर पे, है ना। किसी जो खाना होता है, या किसी ऑर्गेनिज्म का जो खाना होता है, या कोई कह लो न्यूट्रिएंट लेने का तरीका होता है, उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म की प्लेस बनाई जाती है इकोसिस्टम में, उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। खाने के बेसिस पे, ठीक है, फूड कंज्यूम करने के बेसिस पे। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं प्लांट्स, है ना। पहले एग्जांपल देखो, उसके बाद देखना, ठीक है। एक सेकेंड। तो जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं प्लांट्स, यानी पेड़। तो ये सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, सबसे नीचे रखे जाते हैं, क्योंकि यही जो है खाने को बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन, जो फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे समुद्र में या नदियों में पाए जाने वाले होते हैं, प्लैंक्टन नाम के कीड़े होते हैं, बेसिकली आप समझ लो, बहुत छोटे होते हैं, है ना। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर या पहले ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं। और इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि यही मेन है, खाना बनाते हैं जो कि हमारा, ठीक है। इसी वजह से तो हमने एनपीपी या जीपीपी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसीलिए तो प्लांट्स के बेसिस पे डिस्क्राइब की थी, है ना। फिर आता है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जो कि पेड़ों को खाए, जैसे ग्रास ऊपर हो गया, जो कि ग्रास को खा लेता है, तो ये हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है। और ये जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? या फिर हर्बीवोर होगा या फिर ओमनीवोर होगा, है ना। हर्बीवोर होना चाहिए वो, तभी तो वो प्लांट को खा रहा है। भाई प्लांट्स को जो डायरेक्ट खाएगा उसी को हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे या प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। फिर ग्रासोपर को मान लेते हैं कोई बर्ड खा ली, है ना। जैसे वुल्फ हो गया, वुल्फ भी ये जो है ये भी थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आता है। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर वो जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाए, है ना। तो जो ग्रासोपर था उसको बर्ड ने खा दिया, ठीक है। ऐसे वुल्फ आ जाती है। वुल्फ जैसे मान लेते हैं प्लांट था, प्लांट को किसने खाया? बकरी ने, और बकरी को वुल्फ खा गया, है ना। तो ये सेकेंडरी उस पे आ जाता है। फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर लेवल। टर्शरी कंज्यूमर लेवल ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, जो कि मैन और लॉयन जनरली होता है। मैन तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे आप प्लेस कर सकते हो, प्राइमरी के अलावा, है ना, फर्स्ट के अलावा हम बना नहीं सकते, लेकिन हम प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, ठीक है।
तो मैन और लॉयन जो है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ जाता है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वाला वो है जो सेकेंडरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल को खा के जिंदा रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये बर्ड है या वुल्फ है, इसको बर्ड मान लेते हैं, वो थी क्या कहते हैं उसे, टर्की हो गई या चिकन हो गया, जो जो नॉर्मली खाया जाता है, उसको मैन ने खा लिया है ना। वुल्फ को मान लेते हैं लॉयन ने खा लिया, ठीक है। तो ये है ट्रॉफिक लेवल। अब इधर जाओ, ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? ग्रेज मतलब होता है चरना, है ना। ये मेजर वे है एनर्जी फ्लो का इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी पानी वाला जो इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी फ्लो का ये मेजर वे है। अब लोग कहते हैं कि ये ग्रेजिंग फूड चेन है, मतलब ये चरने से, चारा खाने से शुरू होती है, तो ये तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ है? एक्वेटिक एनर्जी लेवल में, क्या कहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये मेन एनर्जी फ्लो का मेन कंडुइट है, जिसे आप कहते हैं मेन तरीका है, ठीक है। अब इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्यों है? क्योंकि आप ये देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एल्गी होते हैं, जनरली एल्गी ही खाना बनाते हैं, और एल्गी को फिश खा जाती है, फिश को बड़ी वाली फिश खा जाती है, ठीक है। तो बेसिकली एल्गी यहाँ पे एक तरह का पेड़ है, उस पेड़ को फिश ने खाया, है ना। तो ये चारा खाने जैसा हो गया। ऐसे ही ग्रास जो है उसको गोट खाई, गोट को लायन खा लिया, ये भी एक ग्रेजिंग फूड चेन है, दोनों ग्रेजिंग फूड चेन है। लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेन जो है जीएफसी के द्वारा ही एनर्जी फ्लो होती है। फिर आता है डेट्राइटस फूड चेन, मतलब डीएफसी। डेट्राइटस मतलब जो डेट्राइटस से शुरू हो रही है ना, मेजर वे ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी जो हम जमीन वाला इकोसिस्टम होता है उसमें डेट्राइटस फूड चेन मेजर वे होती है एनर्जी फ्लो का। और डेट्राइटस मतलब, डेट्राइटस फूड चेन बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा डेट्राइटस यानी सड़ी गली या मरती हुई चीजों से, है ना, डेट्राइटस से शुरू होगी। अब जैसे फॉलन लीफ, फॉलन लीफ जो है एक पत्ती है जो कि गिरी, उस पत्ती को बग ने खाया, और उस बग को फ्रॉग ने खा लिया, और फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। तो देख रहे हो, ये डेट्राइटस फूड चेन है, और ये आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी जमीन वाले इकोसिस्टम में आसानी से देखने को मिल जाएगी। ऑलवेज स्टार्ट्स विथ डेट्राइटस, हमेशा डेट्राइटस शुरू होती है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल, किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना लिविंग मटेरियल का मास है, उसी को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक है। 10% लॉ क्या होता है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जैसे प्लांट को ग्रासहोपर ने खाया, तो प्लांट की जो जितनी एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ग्रासहोपर को मिली, ग्रासहोपर की सिर्फ 10% एनर्जी बर्ड को मिली, बर्ड की सिर्फ 10% एनर्जी लायन को मिली, सॉरी मैन को मिली, ठीक है। ये होता है 10% लॉ। अब एनर्जी फ्लो के हिसाब से आपके पास कुछ इकोलॉजिकल पिरामिड हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने होंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड, खासकर ये चार आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम समझते हो आप? घास का मैदान है बेसिकली। उस घास के मैदान में लगभग आप देख लो कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, या कह लो 6 मिलियन या 60 लाख, है ना। 6 मिलियन जो है हमारे पास क्या कहते हैं, घास के पेड़ हैं। उस 6 मिलियन घास के पेड़ के लिए 708 के या 708 के कह लो, या फिर कितना आ जाएगा ये, 7,08,000, है ना। 7,08,000 सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर सपोर्ट होंगे, है ना। 6 लाख प्लांट पे या प्राइमरी प्रोड्यूसर पे 7,000, 7,08,000, 6 लाख कह दिया मैंने, 60 लाख, है ना, 60 लैक्स। ये दिख ही नहीं रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ, अब दिख रहा है ना। 60 लाख हमारे पास पेड़ हैं या ग्रासेस हैं, उसके लिए 708 के प्राइमरी कंज्यूमर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर 708 के प्राइमरी कंज्यूमर हैं तो उस पे 3,54,000 जो है सेकेंडरी कंज्यूमर सपोर्ट करेंगे, और 3,54,000 सेकेंडरी कंज्यूमर पे सिर्फ 3 जो है टर्शरी कंज्यूमर आ सकते हैं, ठीक है। ये पिरामिड ऑफ नंबर है ग्रासलैंड का। ये नंबर दर्शा रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा पिरामिड है, नंबर का पिरामिड है। तो ये 6 लाख पेड़ थे हमारे पास, ये हमारे पास जो 7 लाख 8 सॉरी 6 लाख कह रहा हूँ, 60 लाख पेड़ थे हमारे पास, और ये जो 7,08,000 दिखा रखा है, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे बकरियां हो गई, ग्रास ओपर्स हो गए, ये सब, है ना। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, जैसे बकरी को खा गया या ग्रास ओपर को फ्रॉग खा लिया, है ना। फिर उसके बाद 3 आते हैं जो कि टॉप कॉर्निवोर हैं, जैसे इसमें मैन आ गया, लायन आ गया, ठीक है। ये नंबर का पिरामिड है, ठीक है। अब आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी बायोमास का पिरामिड।
तो 809 जो यहाँ पे लिखा है ये नंबर नहीं है, ये है बायोमास, ठीक है। तो ये 809 जो है ये केजीज में होगा, है ना, किलोग्राम में या फिर ग्राम्स में, इस तरीके से आप होगा। तो ये 809 जो है ये केजी में होगा, ठीक है। अच्छा, पिरामिड ऑफ बायोमास एक ही दिखा रखा है एनसीईआरटी ने। फिर 809 पे 37 है, 37 पे 11 और 11 पे 1.5 केजी का कोई ना कोई एक जानवर यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड आता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन यानी जो खाना प्रोड्यूस करते हैं वो 4 अगर हैं तो उनपे जू प्लैंक्टन 21 होते हैं। तो देख रहे हो, खाना प्रोड्यूस करने वाले कम है, खाना खाने वाले ज्यादा है ना। तो ये बायोमास का है, 4 और 21 क्या है, बायोमास है ना, नंबर नहीं है, बायोमास है, ठीक है। और ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो है पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड होता है, या फिर अपराइट होता है। तो ये याद रखना, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास 10% रूल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल 10,000 जूल की एनर्जी थी, 10% ऊपर गई यानी 1,000 जूल बची, ऊपर गई 10%, 100 जूल की एनर्जी बची, और सबसे ऊपर गई 10%, 10 जूल की एनर्जी बची। समझ में आ गया? तो ये था इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। कौन सा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज हो गया, थर्ड पेज पे आ जाओ। अच्छा, इस पेज में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ज़्यादातर चीज़ें डिलीट हो गई हैं, ठीक है। तो चाहे आप नीट के हो चाहे 12th के हो, आपको सक्सेशन ऑफ प्लांट्स नहीं पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं पढ़ना है, इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ पिरामिड में पढ़ा दूंगा। अगले पेज पे भी ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का सेक्शन पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो बेसिकली चैप्टर यहीं पे खत्म होता है ना। एक छोटा सा टॉपिक है पिरामिड का लिमिटेशन, उसको हम पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। ओके, तो लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड यानी पिरामिड की क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले, डोंट कंसीडर स्पीसीज बिलोंगिंग टू मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। जब हम एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे जो स्पीसीज हैं उनको कंसीडर ये करता नहीं है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो हम जो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, हम सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, हम टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एक बार में एक ही ट्रॉफिक लेवल पर रखा जाएगा और एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। assumes a simple food chain that almost never exist। ये एक सिंपल फूड चेन को एज्यूम करता है जो कि नेचर में लगभग कभी नहीं दिखती है, ठीक है। एक सिंपल फूड चेन क्या होती है, जैसे हमारे पास घास थी, ग्रास थी, ग्रास को मान लेते हैं गाय ने खा लिया या ग्रास ऊपर ने खा लिया, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खा लिया, उसको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को मान लेते हैं स्नेक ने खा लिया, ठीक है, स्नेक को वल्चर ने खा लिया। ऐसे एक सिंपल फूड चेन होती है जो कि नेचर में आपको नहीं देखने को मिलती। नेचर में आपको देखने को मिलता है फूड वेब, है ना। तो जैसे ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, इसी ग्रास को जो है मान लेते हैं किसी काऊ ने खा लिया, ठीक है। फिर उस काऊ को जो है किसी लॉयन ने खा लिया, और इसी लॉयन ने जो है या फिर किसी लॉयन ने, इसको हटाते हैं, इसको जरा, इस काऊ को मान लेते हैं किसी, हाँ लॉयन में ही रख लो, लॉयन या टाइगर ने खा लिया, ठीक है। या फिर इसी फ्रॉग से वापस से आते हैं, फ्रॉग को किसी दूसरे ने खा लिया, मान लेते हैं एक्स ने खा लिया, फिर उस एक्स को वाई ने खा लिया, फिर उस वाई को वल्चर ने खा लिया, ठीक है। तो इस तरह का फूड वेब होता है बेसिकली, ठीक है। इस तरह का जो है फूड वेब होता है जिसमें कई सारे कनेक्शंस होते हैं, ये नेचर में होता है। फूड चेन जो है वो नेचर में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। नो फीड प्लेस फॉर सेप्रोफाइट्स, यानी सेप्रोफाइट आप समझते हो सड़ी गली चीजों को खाने वाले, सड़ी गली चीजों को जो खाते हैं उनके लिए कोई जगह रखी ही नहीं गई है यहाँ पे, ठीक है। तो नो प्लेस फॉर सेप्रोफाइट्स, है ना। जैसे क्या हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे फंगस हो गए, है ना, ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं, उनके ऊपर उगते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उनके लिए इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई भी जगह रखी ही नहीं गई, कोई प्लेस नहीं दिया गया उनको, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशंस थी पिरामिड पे, और यही चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। तो चाहे अगर आप नीट के हो, चाहे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12th के लिए, आपको ये टॉपिक्स हटा देने, सक्सेशन वाले और इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाला और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वाला, ये टॉपिक्स आपको हटा देने, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और काफी जल्दी हो गया ना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं तुम्हें वहीं पे आंसर कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।